देखिए ये किरचॉफ का नियम चैप्टर चल रहा है, किरचॉफ लॉ और सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। इसमें आपको सेल के बारे में बताया गया था, सेल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के सेल हैं, एक को हम कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहा जाता है, जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं फिर दोबारा यूज ना कर पाए। जैसे टार्च का सेल होता है, उसको हम एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर दोबारा यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कहा जाता है। दूसरा जो सेल होता है वो सेकेंडरी सेल है। अगर उसके मटेरियल एक बार खत्म हो जाते हैं तो उसको हम चार्ज कर देते हैं, आवेशित कर देंगे या चार्ज कर देंगे, अर्थात फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, वो द्वितीयक सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है बताया गया है, और सेल के में टर्मिनल विभवांतर क्या होता है वो भी बताया गया है। वो पिछले वाले वीडियो में है, उसको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए किसी परिपथ में जिस प्रकार से तार जो होते हैं, तार वायर है ना, परिपथ में तारों के माध्यम से ही तो आप सर्किट को जोड़ते हैं। तो परिपथ में जो तार होता है वह तार जिस प्रकार से प्रतिरोध लगाता है, ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, है ना। जैसे हम सेल हमने रख दिया, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ये समझाया गया आपको। ठीक है, फिर सर्किट आप जोड़ेंगे, उसमें कोई प्रतिरोध जोड़ेंगे, कुंजी जोड़ेंगे या अन्य कोई जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना है वो लगाएंगे, तो तारों के माध्यम से ही आप कनेक्शन करेंगे। तो तारों के माध्यम से जो प्रतिरोध लगता है बाहर, उसको तो हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध या सिंपल सी भाषा में केवल प्रतिरोध कर देते हैं। लेकिन सेल के घोल में भी धारा बहती है। बताया गया था कि सेल के बाहर धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण की तरफ और सेल के अंदर धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन की तरफ बहती है। इस प्रकार से यह एक बंद वक्र हो जाता है। तो जब धारा सेल के भीतर बहती है ऋण इलेक्ट्रोड से धन की तरफ, ठीक है, तो जो सेल का घोल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहते हैं, वह भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को हम सिंपल सी भाषा में इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब सेल के घोल द्वारा अंदर लगाया गया प्रतिरोध ही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, उसको हम दिखाते हैं स्मॉल आर से। जो बाह्य प्रतिरोध है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, और जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम दिखाएंगे स्मॉल आर से। तो ये आपका होता है स्मॉल आर। ये स्मॉल आर जो होता है सेल का घोल का जो प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, ये दो तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला तो यह कि सेल के घोल में जो आपके इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं, धन प्लेट है या ऋण प्लेट है, उन प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है, उन प्लेटों के बीच की दूरी के यह अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात सेल के घोल में डूबे हुए जो प्लेटें होती हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी अगर, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेल के घोल में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके ये अनुक्रमानुपाती होता है, एक चीज। दूसरा, सेल के घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इतनी लंबी सी प्लेट है, ये प्लेट हमारी हो गई, इसको घोल में हमने डुबो दिया है, इसी के समांतर दूसरी वाली प्लेट हो गई सॉरी दूसरी प्लेट हो गई है, इसको डुबो दिया हमने, इसका आधा भाग इसका आधा भाग डूबा हुआ है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है ज्यादा लगेगा। अगर यही काफी डूब जाए, पूरा यहां तक डूब जाए, तो आंतरिक प्रतिरोध कम लगेगा। सेल के घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्लेटों का ज्यादा भाग डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध कम लगेगा, और कम डूबा है तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो है, सेल की जो सांद्रता होती है, डेंसिटी आप समझ सकते हैं, गाढ़ापन उसका,
सेल के अगर सेल की डेंसिटी ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, सेल की डेंसिटी कम है तो आंतरिक प्रतिरोध कम लगेगा। समझ रहे बात को? तो इन सब चीजों पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वह निर्भर करता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सा सूत्र हम निकालेंगे जिसमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है? जब हम किसी परिपथ में सेल को प्रवाहित करते हैं तो एकांक आवेश को अगर हम सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कर दें, है ना, इंक्लूडिंग सेल, सेल के घोल के भीतर भी बाहर प्रवाहित कर दें एकांक आवेश को, तो जितनी ऊर्जा सेल द्वारा व्यय की जाती है उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अगर Q आवेश को प्रवाहित करने में W ऊर्जा व्यय की गई है तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा हो जाएगी W/Q, और उसी को हम कहेंगे E, कैपिटल E, उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम स्मॉल r के बीच में, सेल के विद्युत वाहक बल के बीच में, I के बीच में, ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर V के बीच में। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? यह भी विद्युत वाहक बल के ही समतुल्य होता है, लेकिन यह परिपथ के अलग अलग खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। ई क्या है? विद्युत वाहक बल जो है वो संपूर्ण सेल के भीतर प्रवाहित करने में आवेशों को दी जाने वाली ऊर्जा है, और जो टर्मिनल विभवांतर में होता है वह किन्हीं भी परिपथ के दो खंडों के बीच उस आवेश को प्रवाहित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा का, यही उसका डिफरेंस केवल बस। तो इन तीनों में संबंध, जो चारों में संबंध हम निकालेंगे और महत्वपूर्ण संबंध है, समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा सेल हो गया, परिपथ में सेल का प्रतीक तो आप जानते हैं ये होता है, एक लंबा कर देंगे एक छोटा कर देंगे तो बड़ा वाला धन आवेश को दिखाएगा, धन प्लेट को दिखाएगा, और छोटा वाला ऋण वाले को दिखाएगा, ठीक है। इसी के साथ में क्योंकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है उसकी बात करनी है, और परिपथ में से लगा देंगे तो माना जाएगा आंतरिक प्रतिरोध उसमें है, लेकिन यहाँ पर चूंकि उसका टर्म है इसलिए बगल में दिखा रहे हैं ऐसे बना करके, ठीक है। इसको जब भी आप बनाएंगे आंतरिक प्रतिरोध तो ऐसे इसको छोटे से बॉक्स में कर देंगे तो ये पता हो जाए कि ये दोनों एक ही चीज, बाहर नहीं है, ये सेल के घोल के भीतर है। अब भीतर तो दिखा नहीं पाएंगे, भीतर थोड़ी जगह है, ये कैसे दिखाएंगे तो बाहर दिखा रहे हैं, लेकिन ये भीतर है, समझ लीजिए। बात क्लियर हो गई ना। सेल का के घोल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध है, अब आपको ये देखना है कि आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो हम आंतरिक प्रतिरोध को Y के साथ में श्रेणी क्रम में लें कि समांतर क्रम में लें, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल हो गया E, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R। देखिए सेल से यहां कुंजी लगा दिया आपने, यहां पर एक प्रतिरोध है, इसको हम कहते हैं वाय प्रतिरोध, ठीक है, कैपिटल R, ये वाय प्रतिरोध है कैपिटल R, ठीक है ना। और यहां आप आगे जाएंगे, आगे कोई जरूरत भी आपको नहीं है, ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। अब जब सेल से धारा ली जाएगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सेल से धारा ली जाएगी, धारा यहां से होते हुए धारा ऐसे पूरे परिपथ में जाएगी, सेल के भीतर भी जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऊर्जा बाहर व्यय होगी, कुछ ऊर्जा अंदर व्यय होगी, दोनों ऊर्जाओं को मिलाकर जब हम देखेंगे तो उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश की बात कर रहा हूं, Q आवेश को जाने में जो ऊर्जा लगेगी वो निकाल के भाग देंगे Q से, तो एकांक आवेश के लिए मान हो जाएगा। लेकिन वो बाहर भी जो ऊर्जा व्यय हो रही है, अंदर जो व्यय हो रही है, दोनों को मिला करके है, ठीक है। और टर्मिनल विभवांतर क्या चीज है? ये हमारा प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में ऊर्जा व्यय होगी, है ना। तो परिपथ का एक खंड यहां समझिए, एक खंड यहां समझिए, कुंजी में जो ऊर्जा व्यय होगी वो काउंट नहीं की जाती है। कुंजी में जो कुंजी निकाल देंगे आप, धारा बंद हो जाएगी, कुंजी लगाएंगे तो उसी के थ्रू धारा जाएगी, तो कुंजी में कोई ऊर्जा नहीं व्यय होती है। ये प्रतिरोध लगा हुआ है। अब प्रतिरोध का मतलब जैसे छोटा सा बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब में फिलामेंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो उसमें ऊर्जा कुछ व्यय होगी आपकी। तो परिपथ के इस खंड के बीच में जो विभवांतर है वो V है।
मतलब समझ रहे बात को, परिपथ के इस खंड के बीच जैसे धारा यहाँ पर बहेगी यहाँ जाते हुए, इस प्रतिरोध में जो धारा व्यय होगी वही आपका हो गया टर्मिनल विभवांतर। और वही वाय परिपथ भी समझिए, वाय परिपथ में और कुछ तो लगा नहीं है कहीं पे, केवल एक ही प्रतिरोध वाय प्रतिरोध है। ठीक है, तो वाय परिपथ में ऊर्जा जो व्यय होगी हमारी यहां से कर यहां तक, उसी को हम कहेंगे टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, और मान लीजिए एकाध प्रतिरोध और होता, R2 होता, R3 होता, तब हम उसको V1 V2 V3 कई टर्मिनल विभवांतर करते, लेकिन केवल एक ही है तो टर्मिनल विभवांतर यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, चलिए तो संपूर्ण ऊर्जा की बात पहले हम करते हैं। मान लीजिए Q आवेश को हमने प्रवाहित किया, ठीक, Q आवेश को प्रवाहित किया कहां पे, पूरे सेल में, सेल के बाहर भी और सेल के भीतर भी। कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य आपको करना पड़ा। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हो जाएगा W/Q। इसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। W/Q E हो गया, या W निकालेंगे आप तो हो जाएगा E/Q। ठीक है, Q होता है IT, Q का मान IT है तो ये हो जाएगा EIT। क्या हो जाएगा, W EIT, है ना। यह कार्य है, ये कार्य बाहर के परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा भी शामिल इसमें है और अंदर के परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा भी इसमें शामिल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब बाहर के परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हुई, अगर इसको निकालना आपको है तो निकाल सकते हैं आराम से। देखिए, परिपथ के बाहरी खंड में केवल एक ही खंड है, क्योंकि एक ही प्रतिरोध है तो ऊर्जा एक ही जगह व्यय होगी, बाहर और कई जगह नहीं व्यय होगी। परिपथ के बाहरी खंड में आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर W है, ठीक है, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W/Q हो जाएगा, क्योंकि यहां जो ऊर्जा W है ये, ठीक है, ये क्या है, Y, इसको हम Y लगा देते हैं। ये Y परिपथ में किया गया कार्य W Y लगा देंगे। ठीक है, तो Y परिपथ में किया गया कार्य W बटे आवेश क्या हो जाएगा Q, आवेश तो वही समझ आ रहा है। इसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। W लिखा हुआ है, इसका मतलब संपूर्ण परिपथ की बात है, बाहर अंदर मिला करके। ये केवल बाहरी परिपथ की बात है, और बाहरी परिपथ में केवल एक खंड है, इसलिए टर्मिनल विभवांतर में केवल V रहेगा, अलग अलग सब नहीं रहेंगे। अलग अलग होते अलग अलग निकाल के फिर जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो W/Q का मान क्या हो जाएगा, V। तो WY का मान, WY का मतलब Y परिपथ में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, V/Q। Q का मान IT, तो यहां हो जाएगा VIT। देख लीजिएगा, VIT, जहां भी Y परिपथ में टर्मिनल विभवांतर है। ठीक, ये हो गया समीकरण, इसको 2 आप मान सकते हैं। अच्छा, ये तो Y परिपथ में किया गया कार्य हो गया। अगर आपको आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य निकालना हो तो ये सेल का घोल है। ठीक है, सेल का घोल है, तो सेल के घोल में जब धारा प्रवाहित होगी तो वहां भी तो कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा वहां पे, वो देखना आपको है। समझ रहे हैं बात को। सेल के घोल में अंदर जो कार्य, जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको आपको देखना है। तो सेल के दोनों जो टर्मिनल हैं, सेल के दोनों टर्मिनल, इनके बीच का जो विभवांतर है, इनके बीच का आपको कुछ विभवांतर होगा ना भाई। ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। धन प्लेट का विभव ऊंचा होता है, ऋण वाला विभव कम होता है। समझ रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, मान लीजिए वो विभवांतर है V'। क्या है, V'। तो V' विभवांतर हो गया। समझ बात को, ये समझ लीजिए आप। समझने के लिए यह टर्मिनल विभवांतर ये सेल की प्लेटों के बीच का हो गया। ये तो Y परिपथ का हो गया टर्मिनल विभवांतर, और ये सेल की प्लेटों के बीच का हो गया, सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर, या उसको आप कहिए टर्मिनल विभवांतर V'। समझ गए। इसका मान क्या होगा, V' W/Q। वही Q आवेश इस सेल के घोल के भीतर भी जाएगा, तो सेल के घोल के भीतर आवेश जाएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर W है
इसको W लिखेंगे आंतरिक, ये W आंतरिक समझिए। आंतरिक परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर W आंतरिक के बराबर है तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हो जाएगा W आंतरिक बटे Q। यही टर्मिनल विभवांतर सेल की प्लेटों के बीच का है, या उसको सामान्य भाषा में आप विभवांतर भी मान सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच का। ठीक है ना। अरे विभवांतर की परिभाषा आप पहले से जानते हैं, है ना, पहले चैप्टर पढ़ाया आपने कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही तो विभवांतर कहते हैं। या Q आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में W कार्य करना पड़े तो W बटे Q को हुई तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। वही बात यहाँ बता रहा हूँ आपको। इन सेल की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हमने V डैश माना है, तो V डैश की वैल्यू हो जाएगी W अपान Q। यहाँ W जो है वो W आंतरिक के बराबर है। किसके बराबर है वो? W आंतरिक के बराबर है। तो W आंतरिक की वैल्यू हो जाएगी W आंतरिक बराबर V डैश इंटू Q। W आंतरिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डैश इंटू Q। ठीक है, और Q की वैल्यू हो जाएगी IT, तो W आंतरिक का मान हो जाएगा V डैश IT। समझ गए यहां तक? V डैश IT। ठीक है, या W आंतरिक का मान हो जाएगा W आंतरिक बराबर हो जाएगा V डैश, क्या चीज यहां पे है? विभवांतर है ना, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V का मान होता है IR। ओम के नियम से विभवांतर V का मान क्या होता है? IR। तो I धारा मान लीजिए इस परिपथ में बह रही है, आवेश Q प्रवाहित होगा तो उससे संबंधित कुछ धारा भी बहेगी परिपथ में। अब क्योंकि हमको धारा भी इंक्लूड करना है, स्मॉल r, कैपिटल E, कैपिटल V और I के बीच संबंध निकालना है, तो अगर Q आवेश के प्रवाहित होने से धारा इस पूरे परिपथ में बह रही है तो बाह्य परिपथ में भी धारा जाएगी, आंतरिक परिपथ में भी धारा जाएगी। अब ये धारा सेल के घोल के भीतर जा रही है, सेल के घोल के भीतर ये धारा जा रही है। समझ रहे यहां तक? तो क्या होगा? ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू IR। समझ रहे बात को? सेल के घोल के भीतर प्रतिरोध कौन सा है? आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के घोल के भीतर प्रतिरोध कैसा होता है? आंतरिक प्रतिरोध। धारा जा रही है I, सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर V डैश माना ही है हमने, तो ओम का नियम लगाएंगे V इक्वल टू IR के फार्मूले से, तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा I स्मॉल r, है ना। V इक्वल टू IR होता है, तो V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? I स्मॉल r। तो यहां हम रख देंगे I इंटू स्मॉल r, और I की पहले से ही है तो I इंटू I हो जाएगा I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। ध्यान दीजिए इस चीज को, I स्क्वायर RT हो जाएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 जो है वह समीकरण 2 और 3 दोनों के योग के तुल्य है। ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल वर्क डन है, ये W एक्सटर्नल वर्क डन है और वो इंटरनल वर्क डन है। करने का मतलब संपूर्ण किया गया कार्य बाह्य और आंतरिक किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। इसलिए W बराबर हो जाएगा W बाह्य प्लस W आंतरिक, W बाह्य प्लस W आंतरिक हो जाएगा। W की वैल्यू है EIT, कैपिटल E I इंटू T हो जाएगा, कैपिटल E I T हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, बराबर WY की वैल्यू हो जाएगी VIT, तो यहां रख देंगे VIT, ये हो जाएगा, प्लस W आंतरिक की वैल्यू हो जाएगी वहां से I स्क्वायर RT, क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। तो EIT ये W की वैल्यू हो गई Y कार्य की, WY का माफ कीजिएगा टोटल वर्क की संपूर्ण कार्य के लिए WY का मान हो जाएगा VIT, W आंतरिक का मान हो जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, क्योंकि पूरा किया गया कार्य Y और आंतरिक किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। अब यहां से आप काट सकते हैं, IT को हर जगह से काट सकते हैं, तो यहां मिल जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस IR, या इसको एक सिंपल से फार्मूले के रूप में आप इसको याद रखिए। V को पहले याद रखिए, V
इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। V इक्वल टू आई आर, जहां V उस सरल परिपथ में टर्मिनल विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का, या अगर कई विभवांतर है सबका योग माना जाएगा वो। स्मॉल r सेल के घोल का आंतरिक प्रतिरोध है, I पूरे परिपथ में आने वाली धारा है, और कैपिटल E जो है वह विद्युत वाहक बल है। एक चीज ध्यान देना आपको है कि जब हम सेल से धारा लेते हैं, अर्थात सेल आपका निरावेशित होता है, सेल निरावेशित होता है अर्थात सेल से धारा हम लेते हैं, उस अवस्था में तो ये फार्मूला है। अगर हम सेल को चार्ज करते हैं, द्वितीयक सेल है तो चार्ज भी कर सकते हैं, उसको चार्ज करेंगे तो सेल को आवेशित करते समय जो माइनस आई आपका है वो प्लस आई हो जाएगा, और फार्मूला आपका बनेगा V इक्वल टू ई प्लस आई। ये फार्मूला बनेगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये फार्मूला बनेगा सेल को आवेशित करते समय, और V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये सेल निरावेशित होते समय ये फार्मूला आपका बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये सूत्र जो है इससे एक चीज आपको स्पष्ट हो रहा होगा, सूत्र से एक चीज ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि जब हम E में से आई आर घटाते हैं, अक्सर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये तो स्पेशल केस है, बहुत कम ये यूज में आता है, यही यूज में आएगा। जब E में से आई आर की वैल्यू हम घटाएंगे तो V के बराबर होगा ये। इसका मतलब E की जो वैल्यू है वह V से हमेशा ज्यादा होती है। जब E में से आई आर घटाने के बाद V के बराबर आ रहा है, इसका मतलब E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ये हमेशा V से ज्यादा होता है, ठीक है। दो कंडीशन में सेम हो सकता है। कब? जब ये आई आर की वैल्यू 0 हो जाए, अगर आई आर की वैल्यू 0 हो जाए तो V इक्वल टू E हो जाएगा, है ना। इफ आई आर इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू E, है ना। और आई आर की वैल्यू 0 कब होगी? आइदर I इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0, या तो I की वैल्यू 0 हो जाए या जो है R की वैल्यू 0 हो जाए। भाई दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 इंटू 0 0, ये क्या होगा अपरिभाषित, है ना, पढ़ा होगा आपने, इंडिटरमिनेट हो जाएगा। 0 इंटू 0 0 नहीं होगा, 0 बटे 0 0 नहीं होता, समझ रहे बात। तो इसमें दो राशियों का गुणनफल अगर 0 है तो उसमें या तो पहली राशि 0 होगी या दूसरी राशि 0 होगी, ठीक है। तो I इक्वल टू 0 अगर हो जाए इसका मतलब क्या, सेल धारा दे ही नहीं रहा है, धारा नहीं दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तब विद्युत वाहक बल की बात नहीं उठेगी, न विभवांतर की बात उठेगी। तो सेल जब धारा नहीं ले रहा है तब कोई बात ही नहीं, उसकी परिपथ बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है I इक्वल टू 0 अगर सेल काम करेगा तो कुछ न कुछ धारा देगा ही, 0 तो नहीं देगा। स्मॉल I इक्वल टू 0 सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, ये संभव नहीं है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य कैसे होगा? भाई सेल का घोल है तो कुछ न कुछ तो अवरोध लगाएगा ही, उसको आप विभिन्न तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें घोल का शून्य हो जाए तो इसका मतलब सेल खुले परिपथ पर है। तो सेल खुले परिपथ में सेल है ही नहीं है, केवल परिपथ धारा कहीं बाहर से बह रही है। जब सेल नहीं है तो विद्युत वाहक बल की बात ही नहीं उठेगी। कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए E जो है हमेशा V से ज्यादा ही रहेगा। ये क्लियर हो गया बात? अच्छा, यहां जरा फिर से आइए आप, V इक्वल टू E माइनस आई आर है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। इस पर ध्यान लगाइए आप। अगर यहां से I इंटू आर को हम ट्रांसफर कर ले बाई तरफ, I इंटू आर को बाई तरफ पक्षांतर कर ले तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V, हो जाएगा। आई आर की वैल्यू हो जाएगी E माइनस V, तो यहां से I की माफी देगा, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी E माइनस V अपान I, ये हो जाएगा E माइनस V अपान I। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल E
माइनस V अपान I है। ओम का नियम लगा दीजिए। ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। याद कीजिए जब यहां परिपथ बनाया था हमने तो वही I धारा पूरे परिपथ में जा रही थी। जो हमारा यहाँ प्रतिरोध है, कैपिटल R प्रतिरोध यहाँ लिखा याद आ रहा है, इस प्रतिरोध में भी धारा I जा रही थी। तो अगर R प्रतिरोध में I धारा जाए तो I गुणे R करेंगे तो किसके बराबर होगा? विभवांतर के। तो वही तो यहाँ लिखा गया ना, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल भी लिखा गया था, तो कैपिटल भी विभवांतर ही था इस प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो I इंटू कैपिटल R की वैल्यू V हो जाएगी, या अगर I की वैल्यू आप चाहते हो तो I इक्वल टू हो जाएगा V बटे R। तो V यहाँ नीचे हो जाएगा और R कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। इसको ऊपर कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ऊपर। क्लियर बात हो गई? या स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल R को पहले कर लेते हैं, कैपिटल E अपान V को एक बार E से डिवाइड करते हैं और एक बार V बटे V 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा E अपान V माइनस 1। ये स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को डिनोट करता हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र पर प्रैक्टिकल भी है। प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो जब भी कहीं प्रैक्टिकल के सूत्र में आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा तो इसमें सेल का विद्युत वाहक बल रखा जाएगा और टर्मिनल विभवांतर और वाह्य प्रतिरोध जो आप लगाएंगे प्रतिरोध बॉक्स के हेल्प से वो तो पता रहेगा। तो ये ज्ञात रहता है, R ज्ञात रहता है, केवल E और V की बात आती है, ठीक है। तो E और V के लिए उसके लिए सर्टेन नियम है, आप जान करके ये तीन चीजें आप जान जाएंगे तो रख करके आंतरिक प्रतिरोध सेल का कितना होता है, लेग्रांजे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, शुष्क सेल का कितना है, डैनियल का कितना है, सब फिक्स होता है। लेकिन आप निकालेंगे प्रयोग से क्या उतना आ रहा है। जैसे 1.5 वोल्ट जो है वह लेग्रांजे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो आप प्रयोगों द्वारा निकालेंगे तो क्या वो मैच कर रहा है? मैच करेगा तो सही है, नहीं मैच करेगा तो गलत है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध जो है आप इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। क्लियर बात हो गई? अच्छा, इसी सूत्र का एक बार फिर से निकाल डालिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। देख रहे हैं ना, यहां पर आई आर को पक्षांतर कर लीजिए या ऐसे समझ लीजिए आई आर इधर आ गया, ठीक है ना, बराबर प्लस यहां पर V आपका है इक्वल टू हो गया E। देख रहे हैं ना, या आई आर ये हो गया प्लस कैपिटल V इक्वल टू आई आर होता ही है वाह्य परिपथ के लिए, तो I इंटू कैपिटल R हो गया। कैपिटल विभवांतर आपका जो है ये वाह्य प्रतिरोध के लिए होता है। जैसे यहां पर रखा था V की वैल्यू रखा था आपने, I इक्वल टू V बटे R रखा था आपने, वही चीज यहां से रख रहे हैं हम, V इक्वल टू आई आर, तो ये E हो जाएगा, I कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E हो जाएगा, या I इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी धारा हो गई। तो किसी परिपथ में धारा निकालनी हो और सेल का विद्युत वाहक बल दिया हो तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि कितनी धारा उस परिपथ बहेगी। ये सूत्र आपको हाई स्कूल में प्राप्त हुआ होगा, उनको लगता है आपने देखा होगा, नहीं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। तो आपको आज जितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई, एक तो ये फार्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर, एक फार्मूला ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में E अपान V माइनस 1 याद रखना है, और तीसरा I इक्वल टू कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r याद रखना है। और सेल का घोल या सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेल का घोल या सेल के घोल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन बातों पर निर्भर करता है, इन सब चीजों को आप नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। और अब जो है आपको जैसे आप पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, और संधारित्र का संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, उसी प्रकार से
आप जो है सेलों का संयोग पढ़ेंगे, सेल का संयोग। सेल को भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं, मिक्स्ड में। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे।